नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। पिछले वीडियोस में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप दोनों अगर समकालीन होते तो मुगलों के विरुद्ध किस प्रकार से मोर्चा संभाल सकते थे, क्या उनको एडवांटेज मिलती। आपने उस वीडियो में भर भर के कमेंट किए कि सर आपको इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए। एक दो कमेंट ऐसे थे, 1% बोल सकते हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं ये सब काल्पनिक बातें हैं, इन पर वीडियो नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन मोर देन 99% व्यूअर्स ये चाहते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाया जाए। हालांकि विषय तो काल्पनिक है, क्योंकि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों के मध्य लगभग 100 वर्ष का अंतराल है। जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था और अप्रैल 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों के अगर हम समय अंतराल में देखें तो ये कह सकते हैं कि लगभग 100 वर्ष का अंतर है। लेकिन फिर भी हम एक बार विश्लेषण करने का प्रयास करें, जैसा दोनों का व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व में क्या क्या समानताएं हैं और क्या इस बात की संभावना होती कि यदि दोनों समकालीन होते तो क्या आपस में गठबंधन करते। तो ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो छापामार युद्ध नीति है, इसके अलावा उनकी जो नौसेना है, महाराणा प्रताप का जो युद्ध कौशल है, यह अगर मिलकर काम करता तो किस प्रकार से मुगलों को खदेड़ सकते थे। पहले एक बार विषय पर आगे बढ़ने से पहले यह विचार करना जरूरी है कि क्या दोनों आपस में मिलकर इस प्रकार का कोई अभियान छेड़ सकते थे, चला सकते थे इस प्रकार का। हालांकि मुगलों के विरुद्ध तो चलाया था, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में क्या समानताएं थी। यदि समानताओं की अधिकता है तो इस बात की भी संभावना होती, यदि दोनों समकालीन होते तो, कि दोनों मिलकर इस प्रकार से मुगलों के विरुद्ध अभियान चला सकते थे। क्या दोनों की चारित्रिक समानता है, दोनों के चरित्र में एक जैसी समानताएं हैं क्या? इसका जवाब है हां। कैसे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंकण के एरिया में एक अभियान चलाया था। यह मैं सोर्स आपको दिखा दूंगा। सर जदुनाथ सरकार की लिखी हुई किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। आप भी चाहें तो पेज नंबर 43 आप देख सकते हैं ये, लेकिन ये वाला जो पेज है इसके लिए तो बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी। जो नेट पर जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें ये जानकारी नहीं है। अमेजन से आप बुक परचेज कर सकते हैं चाहे तो, शिवाजी एंड हिज टाइम्स, सर जदुनाथ सरकार की लिखी हुई है। उसमें पेज नंबर 43 पर यह जानकारी है। ये अभी मैं दिखा दूंगा, अभी पहले बताता हूं। ये जो कोंकण वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगता हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाया और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया जो बीजापुर की जो आदिलशाही थी उसके अंतर्गत आते थे, जैसे कल्याण का क्षेत्र, भिवंडी का क्षेत्र, इस प्रकार के काफी क्षेत्र थे जो उन्होंने जीत लिए। जब ये क्षेत्र उन्होंने जीते तो इस क्षेत्र में कल्याण वाला जो हिस्सा है, कल्याण वाले क्षेत्र में जो बीजापुर का सूबेदार था, उस सूबेदार की पुत्र वधू, उसको अब्बाजी सोनदेव ने बंदी बना लिया। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, बीच में लाइट चली गई थी। खैर वापस विषय पर आते हैं। मैं आपको बता रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कोंकण के क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाया तो इधर के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। कल्याण वाला जो क्षेत्र है उसको भी जीत लिया। यहाँ का जो सूबेदार था बीजापुर की आदिलशाही की तरफ से यहाँ पर नियुक्त था मुल्ला नवायत खान, उसकी पुत्र वधू थी, उसकी पुत्र वधू को अब्बाजी सोनदेव के द्वारा बंदी बना लिया गया और भी महिलाओं को बंदी बना लिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष उस महिला को प्रस्तुत किया गया एज ए गिफ्ट। अब्बाजी सोनदेव ने शायद ये समझकर कि जब मैं इतनी सुंदर महिला को उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो वो बहुत प्रसन्न होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनका जो व्यवहार था बिल्कुल इसके विपरीत था, उलट था।
उन्होंने उस महिला को यह विश्वास दिलाया, आप चिंता ना करें, आप मेरी माता के समान हैं। उस महिला को उन्होंने आभूषण और वस्त्र भेंट किए और 500 घुड़सवारों के साथ में उस महिला को सुरक्षित उसके घर तक भिजवाने का इंतजाम किया कि आप चिंता ना करें, आप मेरी माता के समान हैं। यदि मैं आपका पुत्र होता तो और सुंदर हो सकता था, क्योंकि आप ज्यादा सुंदर हैं। तो उस महिला को ससम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज ने वापस भेज दिया। एक मुस्लिम इतिहासकार है खफी खां, उसने भी, जो कि कम ही प्रशंसा करता है हिंदू शासकों की, उसके द्वारा भी छत्रपति शिवाजी महाराज के इस कदम की बहुत सराहना की गई है, प्रशंसा की गई है। देखो मैं सोर्स आपको दिखाता हूं, ये इधर आओ, वही शिवाजी एंड हिज टाइम, सर जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 43। ये वो सारी जानकारी है जो मैंने आपको बताई, ये यहां पर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना। तो एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र की, भले ही शत्रु पक्ष की महिला है, भले ही शत्रु के द्वारा महिलाओं के साथ में किस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने शत्रु पक्ष की महिला के साथ भी ससम्मान व्यवहार किया और न केवल उसको माता का दर्जा दिया, बल्कि ससम्मान उसके घर तक छुड़वाया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की चारित्रिक विशेषता। वहीं महाराणा प्रताप की भी अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार का एक वाकया देखने को मिलता है जो उनकी चारित्रिक गुणों की व्याख्या करता है। सन 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी, 1577 में, 1578 में, 1579 में। हालांकि शाहबाज खां का कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया था, महाराणा प्रताप को वो बंदी नहीं बना पाया था। जब शाहबाज खां महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा तो 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को मुगल शासक अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेज दिया। अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं को, बच्चों को एक स्थान पर सुरक्षित रखा था। वो स्थान था शेरपुरा। तो शेरपुर स्थान पर सुरक्षित रखा और महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए वहां से निकल पड़ा। महाराणा प्रताप के जो बड़े पुत्र थे अमर सिंह, उनको यह जानकारी मिली कि शेरपुर में अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार ठहरा हुआ है, जिसमें उसके परिवार की महिलाएं भी हैं। उन महिलाओं को बंदी बना लिया अमर सिंह ने और उन महिलाओं को महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्र अमर सिंह को डांटा और यह कहा कि इन महिलाओं को ससम्मान वापस छोड़कर आओ। हमारी दुश्मनी इन महिलाओं के साथ में नहीं है, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है उनके परिवार के साथ, परिवार की महिलाओं के साथ में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और इन महिलाओं को ससम्मान वापस कुंवर अमर सिंह के द्वारा शेरपुर स्थान पर छोड़ा गया। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जितनी ताकत से कोई अभियान चलाया जाना चाहिए था, उतनी ताकत से ऐसा अभियान नहीं चलाया, ऐसा हम नहीं देखते। तो निश्चित ही अब्दुल रहीम खान खाना के मन में महाराणा प्रताप के लिए अच्छे विचार रहे होंगे। तो दोनों के चारित्रिक समानता है। जहां पर ऐसा ही वाकया छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में देखने को मिलता है, ऐसा ही वाकया महाराणा प्रताप के संबंध में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या दोनों में राजनीतिक समानताएं हैं? बिल्कुल। जहां पर हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के समकालीन जो मुगल शासक है अकबर, वो तुलनात्मक रूप से पहले वाले और जस्ट बाद वाले जो मुगल शासक थे उनकी तुलना में बहुत ताकतवर मुगल शासक था। और मुगल शासक अकबर का शासनकाल लगभग 49 वर्ष का था। 1456 में शासक बना और 1605 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। तो लगभग 49 वर्ष तक का अकबर का शासनकाल रहा। वहीं पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन मुगल शासक जब औरंगजेब का शासनकाल देखते हैं, ये अकबर की जो इमेज मुझे मिली गूगल से, अब वास्तव में तो कैसा दिखता था पता नहीं, और ये जैसी इमेज औरंगजेब की मिली। तो राजनीतिक समानताओं की हम बात कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीतिक समानताएं भी महाराणा प्रताप के ही समान थी। उनके समक्ष, उनके समकालीन भी जो मुगल शासक था वो तुलनात्मक रूप से पहले वाले जो मुगल शासक अकबर, औरंगजेब से जस्ट पहले शाहजहां, जहांगीर, उनसे पहले वालों की तुलना में, और बाद वाले तो खैर छोड़ दो, बाद वाले तो बिल्कुल गए बीते थे, क्योंकि उसके बाद से तो
औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन जो मुगल शासक औरंगजेब, वो भी बहुत ताकतवर था। दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी, अकबर की भी और औरंगजेब की भी। हालांकि हम ये देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से अकबर में कम कट्टरता थी, औरंगजेब में ज्यादा कट्टरता थी। लेकिन जब अबुल फजल के द्वारा लिखी गई किताब अकबरनामा पढ़ते हैं तो वहां से जानकारी मिलती है कि मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्ल करा दिया। उन लोगों ने ये कहा था कि हम युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया गया था। फिर ये समझ में नहीं आता कि जहां ज्यादातर ये पढ़ने को मिलता है कि कट्टरता नहीं थी, तो अगर कट्टरता नहीं थी तो जो निर्दोष थे, आम प्रजा थी, उनको तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था। खैर, हमारा यहां पर विषय महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो दोनों के मध्य दो समानताएं तो मिली, एक तो चारित्रिक समानता, एक राजनीतिक समानता। इसके अलावा देखो, यह भी एक संयोग है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन काल है और महाराणा प्रताप का जो जीवन काल है वो भी लगभग लगभग समान है। महाराणा प्रताप का जीवन काल लगभग 57 वर्ष का रहा, 1540 से, और 19 जनवरी 1597 में जब उनकी डेथ हुई, 57 ईयर्स, मतलब कम आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उनका जीवन काल भी कम रहा था, 1630 से लेकर 1680, मतलब लगभग 50 वर्ष तक का। हालांकि कुछ किताब जो है वो आपको 1681 या 82 या 83 भी बताती हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लगभग लगभग उनका 50 वर्ष का जीवन काल, सॉरी मैं शासन काल अगर बोल गया हूं तो जीवन काल की बात कर रहा हूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन काल लगभग 50 वर्ष का, महाराणा प्रताप का लगभग 57 वर्ष का। तो यह भी संयोग है कि दोनों का जीवन काल भी लगभग लगभग समान है। और उनके समकालीन जो मुगल शासक है, मुगल बादशाह हैं, वो भी बहुत ताकतवर है, यह भी एक संयोग की बात है। और चारित्रिक समानताओं की बात करें तो एक जैसा वाकया दोनों के पास देखने को मिलता है। इसके अलावा धार्मिक समानताओं की बात करें तो दोनों सनातनी, यह भी समानता। इसके अलावा समानताएं तो मिली, यदि अब इतनी समानताओं के बाद एक समानता और है, क्या दोनों की लोकप्रियता में भी समानता थी? बिल्कुल। यह किस्सा है जो किताब वही शिवाजी एंड हिज टाइम्स, सर जदुनाथ सरकार, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, गूगल से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। पेज नंबर है 156, आप सर्च कर लेना शिवाजी एंड हिज टाइम्स करके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करना। पेज नंबर 156 पर देखना कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा की तरफ जा रहे थे, तो जब वो हैदराबाद में पहुंचे, सॉरी औरंगाबाद में, जब वो औरंगाबाद में पहुंचे तो औरंगाबाद की जो प्रजा थी, जो मुस्लिम प्रजा थी, उनमें शिवाजी महाराज की इतनी ज्यादा लोकप्रियता थी कि वो उनको देखने के लिए बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। आप ये सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज का वो क्षेत्र नहीं है औरंगाबाद, लेकिन फिर भी वो औरंगाबाद में पहुंचे हैं जहां पर उनकी प्रजा नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता का पैमाना यह है कि दूसरे राज्य की प्रजा भी उनको देखने के लिए उत्सुक है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित हो गए। लेकिन वहां पर जो मुगल सूबेदार अपॉइंट किया हुआ था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने के लिए, खुद उनका स्वागत करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने बेटे को भेज दिया था। ये यहां जानकारी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। महाराणा प्रताप के संबंध में बात करें तो उनकी लोकप्रियता भी इसी प्रकार से थी। भाई, महाराणा प्रताप के संबंध में हम ये देखते हैं कि जब मुगलों के विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया तो आसपास में जितनी भी जनजातियां थी, जितनी भी जातियां, जनजातियां, वो सब महाराणा प्रताप के साथ में थी। और हमको यह बताया जाता है कि महाराणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। ऐसा नहीं था। यह तब होता जब मुगल शासक अकबर की पूर्ण रूप से विजय हो जाती। जब सोर्स पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी, जिसको बहुत सारे इतिहासकार अनिर्णायक युद्ध बोलते हैं या निर्णय रहित युद्ध बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग कम से कम यह सोचने को मजबूर होगा कि इसमें तो ज्यादातर जो बातें हैं जो मुंतखब तवारीख में जो लिखी गई हैं बदायूनी के द्वारा, वो तो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई। खैर, इतिहासकार ज्यादातर जो कहते हैं कि अनिर्णायक युद्ध है, तो हम इसको अनिर्णायक ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लोकप्रियता की हम बात कर रहे थे कि महाराणा प्रताप की लोकप्रियता का यह पैमाना था कि उनके साथ में जो भील हैं, आसपास की जितनी भी जनजातियां, जातियां हैं, वो बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रही थी।
और इस युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी हम ये देखते हैं कि महाराणा प्रताप के पास में सिरोही से लेकर देबारी तक का लगभग 70 मील लंबा एरिया, ऋषभदेव से लेकर कुंभलगढ़ तक का लगभग 90 मील चौड़ा एरिया, जिसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, फलों के वृक्ष हैं, मक्का है। ऐसे में आप विचार करना कि क्या किसी योद्धा को, किसी शासक को घास की रोटी बनाकर खानी पड़ी होगी। और फिर यह कहा जाता है कि उनके पुत्र के हाथ से जंगली बिलाव घास की रोटी छीन कर लेकर भाग गया, तो अमर सिंह जो है वो रोने लगे और उन्होंने फिर महाराणा प्रताप ने कोई पत्र लिखने की सोची मुगल शासक अकबर को। जब यह घटना हुई थी उस समय इनके पुत्र अमर सिंह 16-17 वर्ष के थे। तो विचार करना, 17 वर्ष का कोई बालक, उसके हाथ से कुछ भी आप छीन लो, क्या वो रोने लग जाएगा? खैर, वापस विषय पर आओ। दोनों के मध्य हमने एक बार समानता देखी, चारित्रिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता, लोकप्रियता के मामले में समानता। इसके अलावा अगर हम ये देखें, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए जो इन्होंने अभियान चलाए उसमें भी समानता थी। कैसे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने धन की प्राप्ति के लिए जितने भी अभियान चलाए थे, वो हम ये देखते हैं कि गुजरात वाला जो क्षेत्र था, जहां पर जो क्षेत्र मुगलों के अधिकार में आया करता था, तो मुगलों वाले अधिकार क्षेत्र के ऊपर उन्होंने धावा बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और जो धन की प्राप्ति की थी वो मुगल क्षेत्रों पर धावा करके की थी। वहीं पर हम महाराणा प्रताप के संबंध में देखते हैं, तो महाराणा प्रताप ने भी उनका खुद का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर कभी भी धावा नहीं बोलते थे। आसपास के मेवाड़ की सीमा से लगते हुए भले ही अजमेर की तरफ के क्षेत्र हो या नीचे गुजरात की तरफ के क्षेत्र हो, वहां पर धावा बोला करते थे और वहां से धन की प्राप्ति किया करते थे। और आसपास की जो रियासतें थी, ईडर हो गई, डूंगरपुर हो गई, बांसवाड़ा हो गई, ये इन अभियान में महाराणा प्रताप के साथ रहती थी। इनकी मुगलों की जो एक प्रमुख थाना बैठा रखा था इन्होंने दिवेर में, जहां का जो सूबेदार था वो अकबर का कोई दूर का चाचा होगा, सुल्तान खान, वो था। महाराणा प्रताप ने ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इनके शासकों के साथ में, अपने पुत्र अमर सिंह के साथ में 1582 में वहां पर अभियान चलाया था। और ये अभियान इसलिए ज्यादा मजबूत होते थे कि आसपास से अजमेर जो मुगल क्षेत्र हुआ करता था, वहां से जितने भी रसद सामग्री आती थी, पैसा आता था, उन पर ये धावा बोल दिया करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि धन की प्राप्ति के लिए भी दोनों योद्धाओं के द्वारा अपने आसपास की अपनी जनता में धावा नहीं बोला जाता था, आसपास के जो मुगल क्षेत्र होते थे वहां से धन की प्राप्ति की जाती थी। तो समानताएं तो बहुत सारी हैं दोनों योद्धाओं में, चारित्रिक, राजनीतिक, धार्मिक, लोकप्रियता के एंगल से देख लो या फिर धन प्राप्ति के एंगल से देख लो। तो इतनी समानता होने के बाद अब दिमाग में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या दोनों संयुक्त मोर्चा बनाते, दोनों मिलकर इस प्रकार का कोई सैन्य अभियान चलाते, यदि वही समकालीन होते तो। और दूसरा सवाल ये कि अगर इस प्रकार से दोनों मिलकर कोई सैन्य अभियान चलाते तो उसका परिणाम क्या होता, किस प्रकार से मुगलों को कमजोर कर सकते थे। तो पहले सवाल का तो जवाब यह है, पहला सवाल क्या कि क्या दोनों मिलकर अगर समकालीन होते तो क्या दोनों मिलकर इस प्रकार से कोई संयुक्त मोर्चा बनाते, गठबंधन करते। तो इसका जवाब ज्यादातर हां की तरफ झुका हुआ निकलता है, क्योंकि दो उन्हीं व्यक्तियों में ज्यादा निकटता आती है या गठबंधन होने की संभावना बढ़ती है जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं। यहां तो हम देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य भले ही आप राजनीतिक समानता देखो, चारित्रिक समानता देखो, लोकप्रियता का पैमाना देखो, धन की प्राप्ति का जो तरीका है वो देखो, बहुत सारी समानताएं हैं, या धार्मिक समानता देखो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी समानताएं ही है, असमानताएं भी थी। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जहां पर डिप्लोमेसी को ज्यादा महत्व दिया करते थे और युद्ध नीति में छापामार युद्ध नीति को ज्यादा महत्व दिया करते थे, जिसको आज के संबंध में हम सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, कि बहुत तेज गति से आप गए, शत्रु को सोचने समझने का, तैयार होने का मौका ही नहीं मिला, हमला किया और उतनी ही तीव्र गति से आप वापस आ गए। शत्रु यह सोचता रह जाए कि कौन आया था, कौन करके चला गया। जैसे शाइस्ता खां वाला देख लो कि शाइस्ता खां पर अटैक किया, हजारों की फौज बाहर पड़ी हुई है, उसके बावजूद अटैक किया, शाइस्ता खां भागा, चिल्लाया, उसकी उंगलियां काटी, बहुत तेजी से अटैक किया, निकल कर आ गए। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दो पॉइंट हैं कि एक तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला, जिसको छापामार युद्ध नीति हम बोले, और दूसरा वो डिप्लोमेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब डिप्लोमेसी की तरफ ज्यादा झुकाव था उनका, कूटनीति की तरफ। महाराणा प्रताप के संबंध में हम ये देखें
तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला वो एंगल नहीं पकड़ते थे कि जाओ तेज गति से हमला करो और वापस भाग के आ जाओ, नहीं। वो तो ये थे कि आप भले ही पहाड़ पर रहो या खुले मैदान में जाना पड़े तो वहां पर चले जाओ, लेकिन शत्रु के सामने लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में हम देखते हैं कि 18 जून 1576 को, या कुछ सोर्स में 21 जून 1576 की डेट दी हुई है जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो महाराणा प्रताप की सेना मुगल शासक अकबर द्वारा भेजी गई सेना की तुलना में कम थी। मुनोत नैन्सी तो लिखते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना 20,000 थी और अकबर की जो सेना है वो 80,000 थी। अकबर नहीं आया था इस युद्ध में, अकबर की सेना बोल रहा हूं मैं। जबकि उस समय जो वहां पर खुद प्रेजेंट था बदायूनी, जिसने लिखा मुंतखबुत तवारीख, वो लिखता है कि प्रताप के पास में 5,000 सैनिक और हमारे पास में, सॉरी, महाराणा प्रताप के पास 3,000 सैनिक और हमारे पास में 5,000 सैनिक। तो हो सकता है शायद बदायूनी ने खुद की संख्या को थोड़ा सा कम करके भी दिखा दिया हो, मान लेते हैं एक बार। हम तो ये मानते हैं कि नहीं दिखाया होगा, जो एग्जैक्ट है वही दिखाया होगा, लेकिन एक एंगल फिर भी दिमाग में यह आता है कि हो सकता है कि शायद खुद की संख्या को थोड़ा कम करके भी दिखा दिया होगा, महाराणा प्रताप की सेना को उतना ही दिखाया होगा या थोड़ा बढ़ाकर दिखा दिया होगा। तो मोटा मोटी ये तो बोल सकते हैं कि लगभग लगभग इतनी थी, 5-3-5 का रेशो था। तो महाराणा प्रताप की सेना तुलनात्मक रूप से कम थी। ऐसे में उनके लिए यह स्ट्रेटेजी ज्यादा कारगर रहती ना छत्रपति शिवाजी वाली, कि आप जाओ, अटैक करो, सर्जिकल स्ट्राइक करो और तुरंत वापस आ जाओ, या फिर तंग दर्रे में रहो, जो पहाड़ी क्षेत्र में संकरे रास्ते होते हैं वहां पर रहकर आप युद्ध करो। लेकिन उन्होंने संकरे रास्ते में रहकर युद्ध नहीं किया, वो तो युद्ध पहाड़ पर भी किया और जब सेना नीचे आ गई तो बोले चलो खुले मैदान में चलो, बनास नदी के पास वाले खुले मैदान में भी आ गए। तो वहां पर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे कि ना इधर और ना इधर, शत्रु के सामने डट कर और फिर मुकाबला करो। तो दोनों में ये असमानताएं भी थी। लेकिन जब समानताओं की बात करें तो असमानता की तुलना में समानताओं की संख्या ज्यादा है। तो पहले प्रश्न का जवाब यह है कि हां, दोनों अगर समकालीन होते तो मुगलों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना सकते थे, क्योंकि दोनों ही मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे। अब दूसरा सवाल कि संयुक्त मोर्चा अगर बनाते तो कैसे मुगलों का मुकाबला करते। मैप की तरफ आप आओ। ये वाला पूरा क्षेत्र मेवाड़, महाराणा प्रताप का शासन यहां पर। इधर ये वाला जो क्षेत्र है छत्रपति शिवाजी महाराज वाला क्षेत्र। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्लस पॉइंट छापामार युद्ध नीति और नेवी, नौसेना, इसको जरूर आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये नौसेना यहां पर काम आती गुजरात में जो मुगल क्षेत्र वहां पर तबाही मचाने में। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप छापामार युद्ध नीति, नो, सीधे जाओ, उतरो, मरो या मारो, ये महाराणा प्रताप वाली नीति। दोनों अगर यहां पर संयुक्त मोर्चा बनाते तो एक तो इस पूरे क्षेत्र में इनका प्रभाव स्थापित हो जाता। दोनों अगर एक साथ यहां पर जितने भी मुगल क्षेत्र हैं, यहां पर इसके आसपास में या इनके बीच वाले क्षेत्र में जितने भी मुगल क्षेत्र हैं, जितनी भी मुगल चौकियां हैं, उन पर जब संयुक्त रूप से अभियान चलाते तो मुगलों के लिए यह व्यवधान हो जाता है, यह दिक्कत हो जाती कि वो इधर वाले हिस्से को दबाएं या इधर वाले हिस्से को दबाएं। फिर आर्थिक चोट सबसे बड़ी चोट होती है, कमर टूट जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी, यहां इधर होता हमला गुजरात की तरफ, गुजरात की तरफ हमला होता है, जो कि मुगलों के लिए एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था, इधर वाला भी और इसके अलावा हम ये बंगाल वाला क्षेत्र भी देखते हैं। तो इधर जब इस क्षेत्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी नेवी से अटैक करते, मुगल जब इस क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश करते, यहां महाराणा प्रताप रोकते, और ये वाला जो मारवाड़ का क्षेत्र है, मारवाड़ के क्षेत्र में अकबर के समकालीन, अब दोनों को हमको किसी ना किसी एक समय में तो लेना पड़ेगा, या तो महाराणा प्रताप को छत्रपति शिवाजी वाले समय में भेजना पड़ेगा या छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराणा प्रताप वाले समय में लाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को ही 100 साल, लगभग 100 साल पीछे ले आते हैं। तो मुगल शासक यहां पर कौन? अकबर। मारवाड़ वाले क्षेत्र में कौन? चंद्रसेन राठौड़, जो कि खुद इस समय मुगलों के विरुद्ध अभियान चला रखा उन्होंने मारवाड़ के क्षेत्र में। मेवाड़ के क्षेत्र में महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध अभियान चला रखा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जब हम 100 साल, लगभग 100 साल, मोटा मोटी 100 साल पीछे लेकर आ गए, तो वो भी इस समय, क्योंकि प्रकृति नेचर तो वही है ना, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो पहले भी मुगलों के खिलाफ लड़ते। तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में जब डिस्टर्बेंस होता
तो अकबर के लिए यह दिक्कत हो जाती है कि वो किस क्षेत्र में जाकर कौन सी मुगल चौकियों या मुगल क्षेत्रों को बचाए। फिर चोट यहां पर यह पड़ती कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज इस गुजरात वाले क्षेत्र पर अटैक करते, मुगल क्षेत्रों को तबाह कर देते, इसको आइसोलेट कर देते, या महाराणा प्रताप इस क्षेत्र में मुगलों को आगे बढ़ने से एक पूरी बेल्ट लगाकर रोक देते, तो यह आर्थिक चोट होती। हालांकि मुगल शासक अकबर ने, इसमें बहुत सारे एंगल है क्योंकि अब हम उस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं जो सारा कल्पनाओं पर आधारित है। मुगल शासक अकबर ने इस क्षेत्र में कोई इतना बड़ा उसका अधिकार नहीं था, पहली बार देखा ही पहली बार था, एक परमिट लेके समुद्र को ही पहली बार देखा था मुगल शासक अकबर ने। लेकिन हम तो ये मान रहे हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लगभग 100 साल पीछे आ गए, तो औरंगजेब के समय जितने भी मुगल क्षेत्र थे या जो जो औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य की जो विशेषताएं थी, वो सारी विशेषताएं हमने काल्पनिक रूप से अकबर पर भी रख दी हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस गुजरात के क्षेत्र में यहां से बहुत सारे आर्थिक लाभ जब होता तो उस आर्थिक लाभ को यहां से आइसोलेट कर दिया जाता, और इस एक बड़े क्षेत्र में नौसेना प्लस छत्रपति शिवाजी महाराज की छापामार युद्ध नीति प्लस इधर चंद्रसेन राठौड़ की युद्ध नीति प्लस इधर महाराणा प्रताप की युद्ध नीति, और इसके अलावा ध्यान देना उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, जब ये इधर गठबंधन होता तो बीच वाले जितने भी राजे रजवाड़े या शासक आते हैं, और केवल बीच के नहीं इसके आसपास के जितने भी राजे रजवाड़े आते हैं, जब ये देखते कि इस संयुक्त मोर्चे की ताकत बढ़ती जा रही है तो वो भी इसको ज्वाइन कर लेते। तो हो सकता है एक बहुत बड़े क्षेत्र में वो व्यवधान पैदा कर देते और मुगलों के विरुद्ध बहुत ताकत से लड़ते, यदि दोनों समकालीन होते और इस प्रकार का कोई गठबंधन होता तो। फिर वही बात कि प्रश्न तो हमने वर्तमान में किया, लेकिन इसका जवाब तो काल्पनिक है। क्या होता क्या नहीं होता इसके बारे में कुछ नहीं पता, केवल दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या असमानताएं हैं, उनका विश्लेषण करके इस प्रश्न का जवाब ढूंढकर कि क्या दोनों आपस में मिलते तो समानताओं की संख्या ज्यादा है, तो इसका उत्तर आया हां, और अगर मिलते तो दोनों ही मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो एक योद्धा की क्या विशेषता है, दूसरे योद्धा की क्या विशेषता है, इन विशेषताओं को जब हमने टोटल कर दिया, दोनों का सम कर दिया, योग कर दिया, तो किस प्रकार से दोनों मिलकर एक संयुक्त मोर्चा संभालते, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।